हेलो डियर स्टूडेंट्स, इवनिंग शिफ्ट 2 अप्रैल 2025 जेई मेंस का क्वेश्चन असर्शन है नेट डायपोल मोमेंट ऑफ अ पोलर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज नॉट ज़ीरो इवन इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये मेरे पास एक मटेरियल पड़ा है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और ये आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का है और ये कैसे टाइप का डाइलेक्ट्रिक है, ये एक पोलर डाइलेक्ट्रिक है। पोलर डाइलेक्ट्रिक स्टूडेंट्स क्या होता है, जिसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट होता है। आप देख सकते हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में कुछ सेपरेटेड हैं, तो इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ठीक है ना, इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा हुआ ये। तो बोल रहा है कि नेट डायपोल मोमेंट, पूरे सिस्टम का डायपोल मोमेंट नॉट ज़ीरो, ज़ीरो नहीं है, जो कि बात गलत है। ज़ीरो होता है क्योंकि जो डायपोल्स हैं वो रैंडमली रखे हुए हैं। ठीक है, किसी का डायपोल मोमेंट ऐसे, किसी का डायपोल मोमेंट ऐसे, किसी का ऐसे, किसी का ऐसे, किसी का ऐसे, तो इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट्स तो हैं, लेकिन ओवरऑल देखे जाए तो नेट वेक्टर सम सबका ज़ीरो होता है। तो ये स्टेटमेंट अपना गलत हो गया। ये एनसीईआरटी में भी दिया है, आप देख सकते हो। रीज़न है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट परमानेंट डायपोल्स ऑफ अ पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आर ओरिएंटेड इन रैंडम डायरेक्शन। ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो वो रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं, और तो ये अपना सही हो गया। और थोड़ी ज्ञान की बात यह है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो सारे डायपोल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंट होने लग जाते हैं, तो वो एक्स्ट्रा बात थी। लेकिन अपन को यहाँ पे ही पता लगे कि ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। तो ए इज़ नॉट करेक्ट, आर इज़ करेक्ट, ये अपना सही ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट 2 अप्रैल 2025 जेई मेन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। 2 मूविंग कॉइल्स M1 एंड M2 है, उनका रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ टर्न्स, उनमें करंट और कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, वो सारा डेटा हमको गिवन है। हमको फाइंड करना है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है NBA/CR, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट अपॉन रेजिस्टेंस, C टॉर्जनल कांस्टेंट। दोनों का टॉर्जनल कांस्टेंट सेम है, तो हमको रेशियो लेना है। रेशियो हो जाएगा, फर्स्ट का हम वोल्टेज सेंसिटिविटी V1 मान लेते हैं, तो हो जाएगा N1B1A1/R1C, और दूसरे का हो जाएगा N2B2A2/R2C। C से C कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने लिखा नहीं। वैल्यूज़ हमको यहाँ सारी दी हुई हैं, वैल्यूज़ पुट करेंगे, 1:1 आंसर आ जाएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, इवनिंग शिफ्ट 2 अप्रैल 2025। रिंग दी हुई है, मास M है, डायमीटर स्मॉल r है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक एक्सिस के अबाउट, जो टेंजेंशियल एक्सिस है, राइट, और हम कह सकते हैं डायमीटर के पैरेलल है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि मैंने इस एक्सिस को नाम दिया A इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करेंगे, मैं आपको बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा। ये जो सेंट्रल एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² रिंग का। ये बहुत जर्नल है फॉर्मूला, ये आपको पता होगा। डायमीटर स्मॉल r है और रेडियस कैपिटल R है। डायमीटर और रेडियस में रिलेशन हो जाएगा r/2, स्मॉल r/2, ठीक है ना, वो रेडियस के बराबर होगा। अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए BB' एक्सिस के अबाउट। मैंने इस एक्सिस के अबाउट निकाल लिया, मुझे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, जो कि कहती है IX + IY = IZ। मतलब ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे लिखा जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा IZ, ये हो जाएगा IY और ये हो जाएगा IX। यानी कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट तो हमको पता ही है, दैट इज़ ऑलरेडी I, दैट इज़ mr²। ठीक है, तो हम इसमें लिख देंगे x और y की जगह IBB', ICC'। ये CC' है, ये BB' है। अब IBB' और ICC' इक्वल हैं। ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। क्यों? क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर आप मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं इस रिंग को इस एक्सिस के बाद घुमाता हूं, कैसे घूमेगी, ऐसे ऐसे घूमेगी। ठीक है, तो आधी रिंग इधर है और आधी रिंग सिमेट्रिकली उधर है। ठीक है, तो अगर मैं इस एक्सिस के बाद घुमाता हूं तो सेम चीज़ हो रही है ना, आधी रिंग उधर है, उतनी ही
उतना ही मास, मैं कह सकता हूँ आधा m/2 मास वही r डिस्टेंस पे है, और ये m/2 अगेन r डिस्टेंस पे दूर है। आ रही बात समझ में? तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, सेम मास सेम डिस्टेंस दूर है दोनों एक्सिस से, तो दोनों के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दोनों एक्सिस के अबाउट, जो इसके प्लेन से और सेंटर से पास हो रही हैं, सेम होगा। तो इसीलिए मैं आई बी बी डैश और आई सी सी डैश का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होएगा, तो उसको मैं आई डैश मान लेता हूँ। तो ये वाला फॉर्मूला जो लगाया ना मैंने, आई बी बी डैश आई सी सी डैश बराबर आई, इसको लिख देता हूँ मैं, इसको भी आई डैश मान लिया, इसको भी आई डैश मान लिया, तो 2i डैश बराबर आई हो गया। तो मुझे चाहिए आई बी बी डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो है आई डैश, तो आई डैश हो गया i/2। यानी कि अगर इस एक्सिस के अबाउट आई है तो इन दोनों एक्सिस के अबाउट i/2 होगा, यानी कि mr²/2। ठीक है, अब इस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं अपन। इस एक्सिस के अबाउट कितना है mr²/2, इसके अबाउट कितना है mr²/2। अब इस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक्सिस क्या है, आपस में पैरेलल है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। नाउ आई ए डैश लगाने के लिए आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है जिस एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है आई ए डैश शुड बी इक्वल्स टू आई बी बी डैश, जो उसके पैरेलल एक्सिस है md², मास ऑफ रिंग और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बी बी डैश के अबाउट तो अभी अपने निकाला है mr²/2, बी बी डैश के अबाउट mr²/2। ध्यान रखना यहाँ कैपिटल आर लिख रहा हूँ मैं, ये रेडियस है, और m मास ऑफ रिंग इंटू डी क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, पैरेलल एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि डायामीटर, क्योंकि स्मॉल आर डायामीटर है, डायामीटर अपॉन 2, ये है डायामीटर अपॉन 2। तो ओहो, ये आ गया आपके पास d की जगह r/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r²/4। ठीक है, अब क्योंकि मेरे को आंसर स्मॉल आर में चाहिए तो कैपिटल आर को हटाना पड़ेगा। कैपिटल आर को क्या आप लिखोगे, अगेन आप लिखोगे r/2, तो इधर भी आ जाएगा आपके पास r²/4। अब तो सॉल्व करना है इसको, mr²/4 कॉमन ले लो बाहर, अंदर बचेगा 1/2 + 1 जो कि होगा 3/2। सॉल्व करके आ गया आंसर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, इवनिंग शिफ्ट 2 अप्रैल 2025 का क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास 2 ड्रॉपलेट्स हैं और रेडियस उनकी स्मॉल आर है, सरफेस टेंशन टी है। ये दोनों ड्रॉपलेट्स कंबाइन होकर एक बड़ी ड्रॉपलेट बना देती है, तो इसमें सरफेस एनर्जी कितनी रिलीज़ होती है आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसकी जो छोटी ड्रॉप्स हैं इनका सरफेस एरिया जो है और एनर्जी भी तो है इन दोनों की इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एनर्जी का डिफरेंस निकालने के लिए, सरफेस एनर्जी का, पहले हम ये देख लेते हैं कि इनकी जो वॉल्यूम है वो इसकी वॉल्यूम के बराबर होगा। तो इनिशियल वॉल्यूम बराबर फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल हमारे पास 2 ड्रॉप्स हैं और एक ड्रॉप की वॉल्यूम है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। बड़े वाले ड्रॉप की वॉल्यूम होगी 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई बाई, और यहाँ से 2r³ बराबर कैपिटल आर क्यूब, और कैपिटल आर की वैल्यू हो जाएगी 2⁻1/3 इंटू स्मॉल आर। ठीक है, अगले स्टेप में हमको पता है कि जो सरफेस एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया। ठीक है ना, डेल्टा ए होता है। तो यहाँ पे हम लोग ए का यूज़ करेंगे हम, क्योंकि इनिशियली हम मानेंगे कि ये इसका कोई सरफेस एरिया था नहीं, राइट। तो इनिशियली जो हमारे पास ये दोनों हैं इनका कितना सरफेस एनर्जी होगा वो निकालने के लिए क्या करेंगे, वो निकालने के लिए हमको पहले एक का सरफेस एनर्जी निकाल लेते हैं, वो होगा टेंशन मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया, तो T इंटू 4πr², और ऐसे 2 हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ गई इनिशियल सरफेस एनर्जी दोनों की। ठीक है, और अब फाइनल निकालेंगे तो टेंशन इंटू 4π कैपिटल R², और कैपिटल आर की जगह लिख सकते हैं 2⁻1/3 इंटू आर, तो 2⁻2/3 इंटू आर का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2⁻2/3 इंटू r²। अब हमको इनका डिफरेंस निकाल लेना है, तो UI माइनस UF करेंगे अब हम। तो ये हमारे पास UI है 2 इंटू टी 4πr², तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 4πr² इंटू 2t। ठीक है, 4πr² इंटू 2t, 4πr² इंटू 2t, फाइनल 4πr² इंटू टी, 4πr² इंटू टी, और पावर आ गई 2⁻2/3। अब कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 4πr² इंटू टी, देखो दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है ना, तो 4πr² इंटू टी कॉमन, इधर 2 आ गया, माइनस का साइन इधर आ गया, और ये 2⁻2/3 इधर आ गया, और ये आंसर आ गया। थैंक यू। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ये मैंने x एक्सिस मानी, अंदर की तरफ y और ऊपर की तरफ वर्टिकल z एक्सिस मानी। क्वेश्चन कह रहा है कि आपने x एक्सिस की तरफ एक चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किया,
और वो मैग्नेटिक फील्ड में गया। मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट जे कैप, मैंने अंदर की तरफ वाई एक्सिस मानी है, तो अंदर स्क्रीन के अंदर आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। तो इनिशियली इस चार्ज की जो इलेक्ट्रॉन है, इनिशियली इसकी स्पीड इतनी है, इतनी मैग्नेटिक फील्ड में रिलीज़ हुआ है, और इसका वेवलेंथ इनिशियली इतना है। तो बोलता है कि टी टाइम बाद, किसी टी टाइम बाद उसका वेवलेंथ क्या होगा, फाइनल वेवलेंथ हमको जो है निकाल लेना है। तो सबसे पहली बात यह है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है। डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है h/p, ठीक है। तो मतलब किसी भी टी टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो निकाल लूँ तो पता लग जाएगा कि ये, क्योंकि m की जगह क्या आएगा, mv आएगा ना, तो m तो चेंज नहीं होगा, v कितना होता है, तो v निकालना पड़ेगा मेरे को, किसी टी टाइम पे v कितना आएगा उसका, तो उससे मेरा नया लैम्डा निकल जाएगा। तो अब मुझे ये पता है कि अब अगर आपने एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रिलीज़ किया, तो ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, F = QV क्रॉस P, ठीक है ना, और QVB sin थीटा। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रिलीज़ करते हो, तो अगर आप सपोज़ करो इधर तो चार्ज पार्टिकल की स्पीड है और उससे 90 डिग्री पे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, राइट, ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा और उस पर फोर्स लगेगा QVB sin थीटा, सही बात है ना। तो ऐसे ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करने लगता है। अब सर्कुलर मोशन करेगा तो सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, तो फोर्स सेंटर पे लगेगा और वेलोसिटी सेंटर के परपेंडिकुलर है। तो वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस भी तो होता है वो, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए तो वर्क डन क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, और वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर भी होता है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वहाँ से अगर वर्क ज़ीरो हो गया तो इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो गई। इसका मतलब इनिशियल और फाइनल स्पीड सेम हो गई। इसका मतलब आप जितनी स्पीड से उसको रिलीज़ करते हो, सपोज़ की स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड थी, तो वो गोल तो घूमेगा लेकिन उसकी स्पीड हमेशा 3 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। वेलोसिटी चेंज होएगी लेकिन मैग्नीट्यूड या स्पीड चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। तो क्योंकि स्पीड चेंज नहीं होने वाली तो h तो वैसे ही कांस्टेंट है, अब वेलोसिटी भी कांस्टेंट रह गई, तो लैम्डा क्या रहेगा, लैम्डा भी कांस्टेंट रहेगा, लैम्डा चेंज नहीं होगा। यानी कि इनिशियली उसकी वेवलेंथ लैम्डा नॉट थी और ड्यूरिंग द मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड उसकी वेवलेंथ लैम्डा नॉट ही रहेगी, सो चेंज नहीं होगा। थैंक यू। हाय स्टूडेंट्स, इवनिंग शिफ्ट 2 अप्रैल 2025। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइनोसॉइडल वेव है जिसकी वेवलेंथ है इतनी और वो 7.5 सेंटीमीटर ट्रेवल करती है, ओके, वेवलेंथ 7.5 सेंटीमीटर है और 1.2 सेंटीमीटर ट्रेवल करती है एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इतने टाइम में। क्रेस्ट जो है उसका x = 0 टाइम t = 0 पे बनता है। क्रेस्ट क्या होता है, ये क्रेस्ट होता है और ये ट्रो होता है, ट्रो बोल लो, ट्रफ बोल लो, ठीक है ना, दोनों ठीक है, राइट। तो क्रेस्ट उसका कहाँ है, x = 0 पे, मतलब ऐसे है क्रेस्ट। तो यानी कि ये किसकी इक्वेशन बन रही है, ये कॉस की इक्वेशन बन रही है, क्योंकि हमने यहाँ से देखनी है, ये कॉस की इक्वेशन बन रही है। तो क्वेश्चन में तो शुरू में बोल दिया साइनोसॉइडल, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं साइन का इक्वेशन बनेगा, यहाँ पे कॉस का बनेगा यहाँ से, ठीक है। चलो, जनरल इक्वेशन क्या होती है वेव की, ट्रैवलिंग वेव की, a cos kx - ω_t या ω_t - kx, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात समझ लो, अगर ये kx और ω_t दोनों सेम साइन के हैं, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो वेव नेगेटिव डायरेक्शन में चलेगी भाई, नेगेटिव x में। अगर x लिखा है तो x, y लिखा है तो y, z लिखा है तो z, समझ में आई बात। और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगी, अदरवाइज नेगेटिव डायरेक्शन में चलेगी। तो अपन को क्वेश्चन ने बोल दिया है कि प्लस x डायरेक्शन में चल रही है, तो या kx - ω_t लिख लो या ω_t - kx लिख लो। अपन को ये पता है कि प्लस में चलेगी, तो जो दोनों प्लस या दोनों माइनस है वो तो अपना ऑप्शन हट जाएगा, ठीक बात है। चलो और आगे चलते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ने और भी बोला है कि उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो 2 सेंटीमीटर है। एक्चुअल में ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये होता है, यानी कि एम्पलीट्यूड, यानी कि ये 2 सेंटीमीटर है, तो यानी कि हमको ए की वैल्यू मिल गई, ये 2 सेंटीमीटर हो गया अपना, ठीक है। अब अपन को निकालना है के और ओमेगा। तो वेलोसिटी
ऑफ वेव का फॉर्मूला है, क्योंकि वेव ही चल रही है तो वेव की वेलोसिटी निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम से। इतना डिस्टेंस इतने टाइम में चली वेव, तो ये वेव की स्पीड आ गई अपने पास, ठीक है। अच्छा, वेव की स्पीड आ गई, अब अपन निकालते हैं के, वेव नंबर। के होता है 2π/λ, लैम्डा दिया हुआ है, ये आ गया अपने पास वेव नंबर। अब वेव की वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है ओमेगा अपॉन के। वेव की वेलोसिटी बेटा अपन निकाल चुके हैं, अपन को ओमेगा चाहिए, तो वी और के को मल्टीप्लाई करो और ओमेगा ले आओ। वी भी निकाला है यहाँ पे, के भी निकाला है यहाँ पे, तो वी इंटू ओमेगा करेंगे, ये आ गया अपने पास ओमेगा। अब इक्वेशन बन गई ए कॉस ओमेगा के एक्स, ये रखिए के एक्स माइनस ओमेगा टी। बोलो आ गया ना, ए ऑप्शन बैठ गया सही। चलो आगे चलें। अगला क्वेश्चन 2 अप्रैल 2025 इवनिंग का। अगर चार्ज को क्यू लिखते हो, करंट को आई लिखते हो और परमिएबिलिटी को म्यू नॉट लिखते हो, फ्री स्पेस वाली को, तो मोमेंटम को क्या लिखोगे? मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा? देखो मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला तो होता है m1l1t-1। तो हमको इस मोमेंटम को कन्वर्ट करके इसका डायमेंशन फार्मूला क्यू आई और म्यू नॉट के टर्म्स में लिखना है। तो मोमेंटम जो है वो क्यू पे एक्स पावर से डिपेंड करता है, आई पे वाई पावर से डिपेंड करता है और म्यू नॉट पे जेड पावर से डिपेंड करता है। एक्स वाई जेड निकाल लिया, वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, अपना आंसर बन जाएगा। तो अब क्यू m1l1t-1 ये मोमेंटम के डायमेंशंस हैं और ये भी मोमेंटम के डायमेंशंस अपन ने बनाने हैं, बस हमको पावर चाहिए। तो क्यू आई और म्यू नॉट के डायमेंशन फार्मूला यहाँ लिखने हैं, आर एच एस और एल एच एस को कंपेयर करना है, आंसर आएगा भाग के। क्यू का डायमेंशन फार्मूला होता है एम्पियर इंटू टाइम AT, ठीक है। करंट तो खुद ही वो है फंडामेंटल SI यूनिट, वो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो उसका डायमेंशन फार्मूला होता है A। म्यू नॉट का होता है m1l1t-2a-2। ये याद मेरे को पता है 99% लोगों को नहीं होता, निकालना कैसे है मैं बताता हूँ। ईजी तरीका है, एनर्जी डेंसिटी होती है b²/2 म्यू नॉट। एनर्जी डेंसिटी यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। म्यू नॉट हो जाएगा b²/2u। एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मेरे को मैग्नेटिक फील्ड का और u का दोनों का डायमेंशन डिवाइड करूँगा तो म्यू नॉट का मिलेगा। तो b का कैसे निकालूँ? b का निकालो F = QVB वाले फॉर्मूले से। तो b क्या हो जाएगा? F/QV। F क्या है? फोर्स, Q चार्ज और V वेलोसिटी। सॉल्व करके मैग्नेटिक फील्ड का आ गया, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड का हम यहाँ लिखेंगे, स्क्वायर करना पड़ेगा। अब डालना है इसका U का, U होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी का तो पता है हमको, एनर्जी वर्क है ना, उसका होता है m1l2t-2। इतना याद रखते हैं हम लोग, बेसिक है ये तो ये हो गया एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऊपर चला गया, तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम और ये मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर। सॉल्व करके ये बन गया म्यू नॉट का। अब ये म्यू नॉट वाली वैल्यू क्यू आई और म्यू नॉट सबके डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पुट किए, ये हो गया मोमेंटम क्यू आई और ये तुम्हारा म्यू नॉट, इसकी पावर x, इसकी पावर y, इसकी पावर z। बस अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, m की पावर z हो गया और l की पावर भी z हो गया, a की पावर x प्लस y और -2z, x प्लस वाई -2z, और ऐसे ही t की पावर x भी है और t की पावर -2z भी है, तो x -2z टोटल पावर होगी t की। अब इधर की पावर कंपेयर कर लेनी है, तो 1 बराबर z हो गया, l ये वापस l बराबर l की पावर 1 है तो 1 बराबर z हो गया यहाँ से भी, और t की पावर -1 है तो -1 बराबर x -2z हो गया, ठीक है। और ये a तो इधर है ही नहीं, तो a की पावर 0 मानेंगे तो 0 बराबर x प्लस वाई -2z हो गया, ठीक है। अब z1 है तो यहाँ z1 पुट कर दिया, तो x प्लस वाई -2 बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 2, और यहाँ पे x -2z बराबर -1, z हमारा 1 है, यहाँ से देख सकते हो, तो x बराबर आ गया 1। तो z1 x1 दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे, सॉरी x1 और z1, तो y भी हमारा 1 आ जाएगा, तो पावर 1 1 1। तो मोमेंटम को q म्यू नॉट आर आई के टर्म्स में लिखेंगे, q पावर 1 म्यू नॉट आई, ठीक है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास एक सोलेनॉइड है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, लेंथ L, और इसके अंदर एक मीडियम है जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी है 2,
मैग्नेटिक एनर्जी निकालनी है इसके अंदर कितनी स्टोर होगी। तो मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है U/V, ठीक है। और ये स्मॉल यू पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है B²/2 म्यू नॉट। अगर यहाँ एयर हो तो म्यू नॉट। अब यहाँ पे कोई मीडियम है तो उसकी परमेबिलिटी μm मान ली मैंने, μm, ठीक बात है। ओके, यू की जगह यू रख दिया, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम रख दिया। अब मुझे यू चाहिए मैग्नेटिक एनर्जी, तो वॉल्यूम को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो B²/2 इसको मैंने यहाँ पे लिखना पड़ेगा μm, सॉरी इधर मैं थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ, ये हो गया μm, अब ठीक है। तो B²/2 μm इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अब μm को हटाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को आंसर μ0 में चाहिए, ऑप्शंस चेक कर सकते हो आप। वॉल्यूम होती है एरिया इंटू लेंथ, ये तो पुट कर दिया मैंने। अब μm को क्या, μm की जगह क्या करेंगे काम भाई, रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो रिलेटिव परमेबिलिटी हमको 2 गिवन है क्वेश्चन में, मीडियम की हमको पता नहीं है, तो 2 इंटू μ0 करेंगे तो मीडियम की परमेबिलिटी आएगी। तो μm की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 μ0, तो ये बन गया B²AL/4 μ0, ये हो जाएगा अपना आंसर। थैंक यू। इस क्वेश्चन में हमको T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा जिसमें एक पॉइंट पे 3 अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं, उसको शॉर्टकट से करने का तरीका होता है लामीज़ थ्योरम लगाओ। तो यहाँ पे T1 ये 60 डिग्री, यहाँ पे T2 यहाँ पे 30 डिग्री और नीचे 10 न्यूटन का फोर्स। तो अगर मैं ये वाला फोर्स लूँगा तो इसके जो अपोजिट 2 फोर्स हैं उनके बीच का एंगल देखना पड़ेगा, जो कि होगा 30 + 90। तो साइन ऑफ 90 + 30 इक्वल्स टू ये वाला फोर्स, तो जो बच रहे फोर्स हैं उनके बीच का एंगल देखना पड़ेगा, इक्वल्स टू T2 ये वाला फोर्स अपॉन साइन ऑफ ये वाला टोटल एंगल, जो कि 90 + 60 है। और तीसरा फोर्स 10 और बचे हुए 2 फोर्सेस के बीच का एंगल, ये 60 ये 30, तो ये 60 और 30 हो गए 90, ये पूरा 180, ये बचा हुआ 90, तो 10/sin 90। अब इसको इसके इक्वल करेंगे और इसको इसके इक्वल करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 10 T1, क्योंकि ये sin 91 हो जाएगा ना, तो 10 हो जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन हो जाए, एक ये इक्वेशन बन जाएगी और एक ये इक्वेशन बन जाएगी, दोनों को 10 के इक्वल कर देना है। sin 90 + थीटा होता है cos थीटा, तो 10 cos 30 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, T1 की वैल्यू आ गई। ऐसी T2 sin 90 + थीटा cos थीटा होता है, तो cos 60 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 cos 60 1/2, ये T2 की वैल्यू आ गई, ख़त्म। क्वेश्चन 40 में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। पार्टिकल A से B जाता है, फिर B से A आता है, फिर A से B आता है, ठीक है। तो डिस्टेंस का मतलब होता है कि एक्चुअल पाथ कितना चला वो, तो A से B चला, फिर B से A चला, फिर वापस A से B चला, ठीक है। तो पूरा का पूरा एक सर्कल और फिर आधा सर्कल, तो πr 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 और πr, यानी कि 3πr, ये तो हो गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट, ये इनिशियल स्टार्टिंग पोजीशन थी, फाइनल पोजीशन ये थी, दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही डिस्प्लेसमेंट होता है, वो 2r हो जाएगा। हाय स्टूडेंट्स, कॉनकेव मिरर दिया है, कॉन्वेक्स मिरर दिया है, इसको नंबर 1 मान लेते हैं, इसको नंबर 2 मान लेते हैं। दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, इसकी होगी -12 और इसकी होगी +12। दोनों के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 18 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों में नेगेटिव रहेगा। हमको मैग्नीफिकेशन का रेशियो निकालना है, 2 कॉन्वेक्स मिरर बाय कॉनकेव मिरर, M2/M1 निकालना है। M U और F में रिलेशन होता है डायरेक्ट, M = F/U - F। F फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव है, -6/-18 जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +6 आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1/2 आ गया। ऐसे ही M2 की वैल्यू निकालेंगे, F/U - F। सो F फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, U नेगेटिव है, -6 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे -1/4 आएगा। हमको मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, M2 को M1 से डिवाइड करेंगे, ये आपका M2 है, ये आपका M1 है, डिवाइड करेंगे 1/2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक डायग्राम, और इस डायग्राम में आपको निकालनी है P और Q की वैल्यू। इनपुट्स दे रखे हैं आपको 1 1, और यहाँ पे कुछ आपको लॉजिक गेट्स दे रखे हैं। तो पहले हम लॉजिक गेट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। दिस इज़ एंड गेट के आगे 0 लग जाए तो नैंड हो जाता है, ये और गेट है, ये नॉट गेट है, ये एंड है, और ये नॉर है। ध्यान रखोगे कि और गेट की ट्रुथ टेबल क्या होती है। और गेट वो होता है जो 0 0 पे 0 हो,
जो सिर्फ 0 0 पे 0 हो, बाकी सब पे 1 हो। देखो 0 0 पे 0 है, बाकी सब पे 1 है, कुछ भी हो, वो होता है और गेट। और एंड गेट इसका बिल्कुल उल्टा, जो सिर्फ 1 1 पे 1 हो, बाकी सब पे 0 आ जाए, वो होता है एंड गेट। ठीक है, अब यूज़ करते हैं इसको। देखो अब यहाँ से गया अपना 1 और 1, ठीक है। अब अगर ये होता, सपोज करो कि ये एंड गेट है, अब एंड गेट का रूल क्या है कि 1 1 होगा तो ही 1 आएगा, ठीक है। 1 1 होगा तो ही 1 आएगा, अदरवाइज़ 1 नहीं, कुछ 0 ही आएगा। तो अगर ये तो होता अगर एंड गेट तो 1 आ जाता, लेकिन क्योंकि आगे नॉट लग गया, नॉट क्या करता है, जो हमारा आंसर आता है उसको रिवर्स कर देता है। तो अगर ये ना होता तो 1 आता आंसर, लेकिन ये लगा हुआ तो आंसर रिवर्स हो जाएगा, तो इसलिए 0 आएगा। अब ये 0 जाएगा इधर। अब इधर की बात करेंगे बाद में, पहले जाएंगे हम नीचे। तो यहाँ आ गए, यहाँ आएगा 1, ये 1 कैरी होएगा अपना, और इधर आएगा 1। ये नॉट गेट है, नॉट गेट करता है सबको उल्टा, 1 को करता है 0, 0 को करता है 1, तो इधर हो जाएगा 0। तो ऐसे ही ये वाला 1 इधर आएगा और ये 1 इधर जाएगा, यहाँ से नॉट गेट से निकलेगा तो 1 हो जाएगा 0, तो यहाँ आ गया 0, ठीक है। तो अब ये 0 0 किसके आगे आ रहे हैं, और गेट के आगे आ रहे हैं। अब और गेट का क्या रूल है भैया, और गेट सिर्फ 0 0 पे ही 0 होता है, तो 0 0 पे और 0 दे देता है, तो 0 आ गया। अब ये 0 इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, ठीक है। तो अपन पहले इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 इधर गया तो एक तो 0 आ रहा है यहाँ पे, और ये 0 एक इधर जा रहा है, और ये 0 इधर भी आएगा घूम के। तो ये 0 जब इधर आएगा तो ये नॉट गेट से पास होते ही हो जाएगा 1 हो गया, ठीक है। अब अगर ये 1 हो गया और यहाँ 0 आ रहा है, और यहाँ पे कौन सा गेट लगा, नॉर गेट, नॉर यानी कि और का उल्टा। तो अगर यहाँ पे नॉर छोड़ो, यहाँ पे सिर्फ और होता, तो और गेट का क्या कहानी है, और गेट की कहानी है सिर्फ 0 0 पे ही 0 होता है, बाकी सब पे 1 है। तो अगर 1 0 निकलेगा तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये तो नॉर है तो ये 1 को क्या कर देगा, उल्टा कर देगा, तो इसलिए यहाँ पे क्यू की वैल्यू तो अपनी 0 हो जाएगी। अब ऊपर देखते हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। एंड गेट के पास, एंड गेट वो गेट है जिसमें सिर्फ 1 1 पे 1 होता है, बाकी सब पे 0 होता है, तो 0 0 पे 0 ही आएगा, तो इसलिए P 0 होएगा और Q भी 0 होगा, ये अपना हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं हमको एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 2 ड्यूट्रॉन्स मिलके एक हीलियम बनाते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी हुई है सबकी, तो 2 ड्यूट्रॉन मिलके एक हीलियम बना रहे हैं। तो जब भी हमको यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी होती है और हमको क्वेश्चन ने बोल रहा है कि एनर्जी रिलीज निकालनी है, तो उस केस में ये देखो आप, ये फॉर्मूले हैं, ये याद रख सकते हो। हमेशा जब आपको क्यू निकालना है और एनर्जी आपकी रिलीज़ हो रही है, तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, आप फार्मूला यूज़ करेंगे ये वाला डेल एम सी स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि हमेशा जब एनर्जी रिलीज़ होगी तो रिएक्टेंट्स का मास प्रोडक्ट्स के मास से ज़्यादा होगा, तो आप डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करेंगे डेल एम सी स्क्वायर। अब यहाँ पे मास डिफेक्ट तो दे नहीं रखा, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है, तो दूसरे केस में जब बाइंडिंग एनर्जी दे रखी होगी तो आप ऐसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट्स की ज़्यादा होती है और रिएक्टेंट्स की कम होती है जब एनर्जी रिलीज़ होती है, तो ठीक है। तो आप बाइंडिंग एनर्जी ऑफ क्यू प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स करेंगे तो आपकी क्यू वैल्यू यानी कि आपकी एनर्जी रिलीज आ जाएगी। तो ये यहाँ पे आपके ये रिएक्टेंट्स हैं और ये आपके प्रोडक्ट्स हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स यहाँ पे आपको करना है। तो यहाँ पे आपके जो आपके पास प्रोडक्ट है वो है 2He4, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ़ न्यूक्लियंस देखेंगे तो इसके पास टोटल 4 न्यूक्लियंस हैं, ठीक है। तो पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है इतनी, एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी इतनी है, तो 4 की कितनी होगी, 7 × 4, तो ये आगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। ऐसी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स निकालेंगे तो ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, 2 रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। और कितने न्यूक्लियंस हैं, एक के पास 2 न्यूक्लियंस हैं, एक की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है, एक की इतनी है 1.1, तो 2 न्यूक्लियंस की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, 2 न्यूक्लियंस की बाइंडिंग एनर्जी होगी ये, और ऐसे हमारे पास 2 हैं, 1 और 2, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व करेंगे ये आंसर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि बोर मॉडल एप्लीकेबल है Li++ आयन के लिए, और ग्राउंड स्टेट में जो रेडियस होती है ना, वो होती है 1/x A0, x की वैल्यू बताना है आपको। A0 फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की रेडियस है, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है जर्नल R = A0 n²/z, ठीक है। तो अब लिथियम के लिए Z होता है 3, और यहाँ पे आपको बात कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट के लिए, तो ग्राउंड स्टेट के लिए N1 हो जाता है।
तो n की जगह 1 पुट करेंगे, z की जगह 3 पुट करेंगे तो a0/3 आएगा आंसर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। ये आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एडियाबैटिक प्रोसेस इन मोनोटोमिक गैस। पहला है कि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। देखो कोई भी एडियाबैटिक प्रोसेस होगा तो डेल क्यू ज़ीरो रहेगा। डेल क्यू ज़ीरो होगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखते हैं तो डब्ल्यू बराबर माइनस डेल हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक करेंगे, बोल रहा है इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। तो इंटरनल एनर्जी चेंजेस विद टेम्परेचर, ठीक है ना। अपन को पता है इंटरनल एनर्जी क्या होती है, एन सी वी डेल टी। तो टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। बोल रहा है इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर तो चेंज हो जाता है एडियाबैटिक में, क्यू चेंज नहीं होता है, क्यू का चेंज ज़ीरो रहता है। तो इसलिए फर्स्ट वाला गलत हो गया। सेकंड है वर्क डन इन द प्रोसेस इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो कि गलत है। वर्क डन नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है। तो ये भी स्टेटमेंट अपना गलत जा रहा है, ठीक है ना। आगे देखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। टेम्परेचर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, वो गलत रहा है क्योंकि टीवी की पावर गामा -1 कांस्टेंट होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, ठीक है। आपको इक्वेशंस पता होंगी। तो एक इक्वेशन होती है टीवी की पावर टी टू द पावर गामा -1, वो कांस्टेंट रहता है। तो ये भी अपना जो है गलत होता है। डी है द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ये भी गलत है। पीवी कांस्टेंट तो आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है, ठीक है। और द वर्क डन टू चेंज द टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2 इज प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1। देखो यहाँ से वर्क डन को क्या लिखेंगे हम लिखेंगे NCV डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1। अब यहाँ पे बाहर एक माइनस का साइन है, ये अंदर जाएगा तो T1 माइनस T2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है T2 माइनस T1, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन हम देखें तो सिर्फ एक माइनस साइन की वजह से E और B ये दोनों सिर्फ माइनस साइन की वजह से गलत हो रहे हैं, उसके अलावा तो कोई और ऑप्शन सही नहीं हो रहा। तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन अपना बी हो जाएगा। तो हमको अगर एग्जाम में टिक करना होगा तो हम BE टिक करेंगे, जिसमें सिर्फ एक माइनस के साइन का डिफरेंस है। अदरवाइज तो लगभग सारी टेक्निकली देखेंगे तो सही नहीं है। सो दिस इज़ द आंसर। थैंक यू। यहाँ पे आपको डायमेंशन फॉर्मूला बताना है हीट कैपेसिटी का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, लेटेंट हीट का, थर्मल कंडक्टिविटी का। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है आपके पास डेल क्यू बाय डेल टी। क्यू के लिए आ जाएगा जूल्स, टेम्परेचर के लिए आ जाएगा केल्विन, जूल पर केल्विन हीट कैपेसिटी का। क्यू इक्वल्स टू MS डेल्टा टी। यहाँ आपको S यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल तो S बराबर हो जाएगा डेल क्यू बाय M डेल्टा टी। क्यू के लिए आ जाएगा जूल्स, मास के लिए आ जाएगा kg और टेम्परेचर के लिए आ जाएगा केल्विन। तो जूल पर kg केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। अब लेटेंट हीट के लिए आप Q इक्वल्स टू ml वाला फार्मूला लगाएंगे और L बराबर Q बाय M हो जाएगा। Q हो जाएगा जूल्स, M हो जाएगा kg, जूल पर kg आपका लेटेंट हीट का डायमेंशनल फार्मूला। और आपको थर्मल कंडक्टिविटी का चाहिए तो आपको रेट ऑफ हीट फ्लो जो कि बराबर होता है KA डेल्टा T बाय L। तो यहाँ से K किसके बराबर हो जाएगा, QL डेल्टा T इंटू एरिया इंटू टेम्परेचर। सो Q के लिए आ जाएगा जूल्स, L के लिए आ जाएगा मीटर, टाइम के लिए आ जाएगा सेकंड, एरिया के लिए आ जाएगा मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर के लिए आ जाएगा केल्विन। M से M कैंसिल हो जाएगा, ये तीनों ऊपर जाएंगे तो जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकंड। थैंक यू। इस क्वेश्चन में अपन को बोला है कि ये Y और X एक्सिस पे एक रिंग रखी हुई है और इस पर चार्ज है Q। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इस एक्सिस पे Z डिस्टेंस पे एक्सियल पॉइंट पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे होती है KQ Z/r² + Z² टू द पावर 3/2। मैक्सिमम फाइंड करने के लिए वैसे तो ये जर्नल रिजल्ट है, स्टूडेंट्स को पता होता है कि Z इक्वल्स टू r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको पता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है Z इक्वल्स टू r/√2 पे, ठीक है। और इस रिंग की रेडियस आपको गिवन है a√2, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये जो r है इसकी जगह a√2 पुट करना है। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो z बराबर a आ जाएगा, ठीक है। और यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता ही कैसे है तो मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KQ Z/r² + Z² टू द पावर 3/2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को का मैक्सिमम किस, भाई यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पे है किसी भी Z डिस्टेंस पे। अब किसी पॉइंट पे तो मैक्सिमम होगी, तो वो मैक्सिमम निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे Z के रेस्पेक्ट में और 0 के इक्वल पुट करेंगे। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन जो कि हो जाएगा KQ मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, ये रहा, माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन पहले पूरे को फंक्शन मानेंगे तो n x टू द पावर n
3/2 -1 n-1, ठीक है। फिर अंदर जो फंक्शन है चेन रूल से 2z का डिफरेंशिएशन और फिर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे KQZ और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा और न्यूमरेटर में अपन कॉमन ले लेंगे क्या, KQ r²z² 1/2, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा r² + z² 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, इन दोनों को, तो आपके पास यही आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन। फिर इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे 3z² से, तो फिर आपके पास ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपन ने 2 और 2 को तो कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो अंदर बचेगा 3z² और ये वाला टर्म तो 0 से मल्टीप्लाई होके गया। अब इसको भी हम दूसरी साइड ले लेंगे तो वो भी गया, तो बचेगा क्या, r² + z² - 3z²। तो यानी कि इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये होगा r² = 2z², यानी कि z = r/√2 और r अपन को क्वेश्चन में गिवन है a√2 के बराबर, तो r की वैल्यू पुट करेंगे a√2, √2 से √2 कैंसिल, तो z बराबर आ जाएगा आपके पास, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में हमको दो प्लेट्स दी हैं, इन्फिनाइट प्लेट्स हैं और इनके बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस v दे रखा है। इस प्लेट के बीच में 3 पॉइंट्स दिए हैं a, b और c। a और b के बीच की डिस्टेंस 5 है, a और c के बीच की डिस्टेंस 6 है और हमको पूछ रहा है आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे a और b के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। c और b की डिस्टेंस आपको 4 गिवन है। तो एक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि अगर ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होती हैं, तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही होती हैं, अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो उनके परपेंडिकुलर आपको क्या मिलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेंगे। सपोज़ करो कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इस पूरे सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले लो आप, ठीक है, इधर आउटर में ले लो, अंदर ले लो, कहीं पे भी ले लो, पोटेंशियल मान लेते हैं 8 वोल्ट है। फिर इसके परपेंडिकुलर एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा, उस पर पोटेंशियल घटता जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता जाता है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो सेम डिस्टेंस पे ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता रहेगा। तो 8 से 6, फिर 4 अगले 2 मीटर में एंड सो ऑन ऐसे घटता रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और डिस्टेंस, जो दो इक्विपोटेंशियल प्लेन्स या लाइंस के बीच में जो पोटेंशियल जो डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला था E = v/del v/d। तो अब यही सेम चीज़ हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। अपन क्या करेंगे कि भाई यहाँ से यहाँ पे पोटेंशियल घट रहा है, ठीक है ना, तो ये जो प्लेन होएगा यहाँ पे, इस पे हाई पोटेंशियल होगा, फिर लो होगा, फिर और लो होगा। लेकिन मुझे ये बात तो पता है इस पूरी लाइन पे सेम पोटेंशियल होगा, इस पूरी लाइन पे सेम पोटेंशियल होगा, इस पूरी लाइन पे सेम पोटेंशियल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डी। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपन को v क्वेश्चन में गिवन ही है, ठीक है ना, और d जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 × 10⁻² हो जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 10v के बराबर, ठीक है। अब हम ABC 3 पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं ABC 3 पॉइंट्स की बात करूँगा तो फिर से सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। तो मैं चाहे पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स का निकालूँ, इन दो पॉइंट्स का निकालूँ या इन दो पॉइंट्स का निकालूँ, ठीक है ना, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल, इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल अगर 6 है और इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल अगर 4 है, तो डिफरेंस किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में हमेशा 2 ही रहने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए मैं VA - VB अपॉन इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों लाइन्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि 4 हो जाएगा। ये 5 गिवन था, ये 3 गिवन था, तो ये 4 हो जाएगा पाइथागोरस से। तो यहाँ मैं E की वैल्यू निकाल चुका हूँ जो कि 10v के बराबर है। अब 10v को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 × 10⁻² से 10v को मल्टीप्लाई करूँगा मैं, ठीक है। तो जब मैं 10v को मल्टीप्लाई करूँगा 4v से, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻² से 4 × 10⁻1 × v, यानी कि 4/10v, यानी कि 2/5v, ये आंसर हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, जेईई मेंस का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 अप्रैल 2025 इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और बाई कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों कर्वेचर्स इसकी सेम है, इसलिए इक्वी कॉन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं इसको, अपन ने लेंस सेम मान लिया। एक और दूसरा लेंस है, वो है कॉन्केव लेंस और उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है, दोनों की पावर सेम है, मतलब 1/FA = 1/FB, यानी कि हम बोल सकते हैं दोनों की फोकल लेंथ भी सेम है। तो R1 और R2 हमको क्वेश्चन पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूलेज लिख रखे हैं। ये तो लेंस मेकर फार्मूला है, ठीक है, इससे आप इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का, राइट, प्लेनो कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्सो कॉन्केव या कॉन्केवो कॉन्वेक्स, सबके फॉर्मूले आप याद करके रखें तो आपका क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा।
थोड़े टाइम में। तो अब इस क्वेश्चन पे आऊँ तो मेरे को ये तो एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, तो एक फार्मूला तो मेरा ये लगेगा, जहाँ मैं इस फार्मूले में जो लेंस मेकर वाला फार्मूला दोनों वैल्यूज़ आर पुट करूँगा, एक -r और एक r, तो ये सॉल्व करके फोकल लेंथ हो जाएगी r/2 इंटू म्यू -1, और एक ये वाला यूज़ करूँगा इस वाले लेंस के लिए, r1 r2 म्यू -1 r1 प्लस r2, ठीक है, जहाँ पे r1 r2 अपोजिट साइन में है। तो r/2 इंटू म्यू -1 ये वाला फार्मूला यूज़ किया, ये हमने कॉन्वेक्स के लिए किया और ये हमने कॉन्केव के लिए किया। r1 r2 अपॉन म्यू -1 r1 प्लस r2 दोनों की पावर या फोकल लेंथ बराबर है। तो म्यू -1 कैंसिल हो गया डियर स्टूडेंट्स, r/2 बराबर r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2 बचा। इसको रेसिप्रोकल करूँगा तो 2/r बराबर r1 प्लस r2 अपॉन r1 r2 बचेगा। अब r1 के नीचे r1 r2 और r2 के नीचे r1 r2, तो ये हो जाएगा 2/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। अब 2 को इधर नीचे ले लो, तो 1/r की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास किसके, 1/2 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। अब 1/r क्या गिवन है देखो, r 1/6 है, यानी कि 1/r 6 हो जाएगा, तो 1/r हो जाएगा तुम्हारा 6, तो मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, ठीक। और 1/2 एज इट इज़ लिखा। अब ये हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से एक ऑप्शन अपन को मैच कराना है। तो क्योंकि r1 r2 दोनों अलग हैं, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा वाला चेक करूँगा, तो ये r1 है 1/5, तो ये जो r1 है इसकी जगह अगर मैं 1/5 पुट करूँ तो 5 आ जाएगा, और r2 की जगह 1/7 पुट करूँगा तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 7, तो 5 प्लस 7 12 हो जाएगा, 12/2 6 हो जाएगा, 6 बराबर 6 आ गया। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से किया, सेकंड ऑप्शन अपना सही हो गया, मज़े आ गए। इस क्वेश्चन के अंदर हमको 1/μ0 का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमको फॉर्मूला बताया कि c इक्वल्स टू होता है 1/√μ0/ε0, और अगर मैं इस इक्वेशन का दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो c² बराबर हो जाएगा 1/μ0ε0, ठीक है। तो मुझे इसी का डायमेंशन फार्मूला, इसका डायमेंशन फार्मूला फाइंड करना है 1/μ0ε0 का। तो c² के बराबर हो जाएगा 1/μ0ε0 का डायमेंशन फार्मूला। अब c होती है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे ना, तो स्पीड होता है l1t-1, तो स्क्वायर हो जाएगा l2t-2, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला भी ये हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में हमको एक व्हील दी है जिसकी रेडियस r है, F फोर्स लगाया जाता है जब स्ट्रिंग पे, तो व्हील घूमने लगती है इतने एक्सेलरेशन से, एंगुलर एक्सेलरेशन से। रेडियस गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हील का फाइंड करना है। तो ये जब फोर्स लगेगा तो इससे सेंटर के अबाउट टॉर्क प्रोड्यूस होगा। सो जैसे हमको पता है फोर्स बराबर एम ए होता है न्यूटन्स के लॉ से, ऐसे ही टॉर्क बराबर आई अल्फा होता है। टॉर्क होता है एफ आर, कि जो फोर्स लग रहा है अबाउट सेंटर एफ आर, और उसको ऐसे रोटेट करेगा, तो एफ आर बराबर आई अल्फा हो जाएगा, आई हो जाएगा एफ आर बाय आई, चाहिए ना हमको अल्फा को नीचे ले लो, तो एफ आर बाय अल्फा हो जाएगा आई। एफ आर और अल्फा सारी वैल्यूज़ गिवन है, सॉल्व करके आंसर। हमको इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है गैस की एक रूम में जिसका साइज़ ये है और जहाँ पे प्रेशर इतना है। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा टी। CV को लिख सकते हैं F/2R, F डिग्री ऑफ फ्रीडम है यहाँ पे। अब यहाँ पे NR डेल्टा टी को लिख सकते हैं PV, और F/2 एज इट इज़ आ गया ये वाला। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया F/2 PV। तो F, क्योंकि डायटोमिक गैस क्वेश्चन ने बोला हुआ है, तो F की जगह 5 आ जाएगा आपके पास, और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं डायटोमिक के वो होते हैं 5। फर्दर वैल्यू पुट करेंगे, प्रेशर 1 atm को कन्वर्ट करेंगे SI में 10⁵, और वॉल्यूम हमको दी हुई है रूम की, सॉल्व करके 12 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे प्रिज्म है, प्रिज्म एंगल 60 डिग्री है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का केस है। जब भी मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का केस होता है तो ये बेस जो होता है प्रिज्म का, ये वाली रे इसके पैरेलल हो जाती है, रिफ्रैक्टेड रे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस भी इक्वल हो जाते हैं। हमको इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना है, और म्यू हमको गिवन है इसका। तो हम रिलेशन होता है जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन म्यू और ए में होता है, म्यू इक्वल्स टू साइन A + Δm/2 अपॉन साइन A/2। तो म्यू की वैल्यू √2 है, A 60 डिग्री है, डेल्टा एम एज इट इज़ 2, साइन A/2 हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो इसको हम साइन 30 डिग्री को यहाँ पे ले लेंगे, तो 1/2 होता है तो √2/2 हो जाएगा, इक्वल्स टू साइन 60 + Δm/2। इधर √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें अगर हम
√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे क्या बचेगा, सिर्फ 1/√2। आगे करेंगे तो 1/√2 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2। अब ये साइन को उधर लेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इक्वल्स टू 60 प्लस डेल्टा m बाई 2। साइन 1/√2 होता है 45 डिग्री पे, ठीक है, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 90 डिग्रीज़, है ना। 90 डिग्रीज़ को दूसरी साइड लेंगे, डेल्टा एम को दूसरी साइड लेंगे तो 90 माइनस 60 यानी कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन 30 डिग्री आ जाएगा। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन ए और आई ई में फॉर्मूला होता है डेल्टा एम प्लस ए इक्वल्स टू आई प्लस ई, और क्योंकि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन में आई और ई इक्वल होते हैं तो यहाँ पे 2i आ जाएगा और ए को उधर ले लेंगे। सो डेल्टा एम इक्वल्स टू 2i माइनस है, डेल्टा एम हमने अभी भी निकाला है 30 डिग्री और ए 60 डिग्री है। इसको सॉल्व करेंगे तो आई 45 डिग्री अपने पास आ जाएगा। एक स्ट्रिंग है हमारे पास जिसकी लेंथ है 1.4 मीटर, जब उस पर टेंशन लग रही होती है 5 न्यूटन की, और फिर जब उस पर टेंशन 5 न्यूटन से 7 न्यूटन करी जाती है तो उसकी जो लेंथ होती है वो 1.56 मीटर हो जाती है। बताओ उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है। तो यानी कि उसको खींचने से वो मतलब खींच रही है वो, तो वो कुछ उसमें इलास्टिक बिहेवियर है, राइट। तो हम यहाँ जैसे स्प्रिंग के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं F इक्वल्स टू के डेल्टा एक्स, वैसे हम यहाँ पे भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है वो टेंशन फोर्स लग रहा है, तो के टी इक्वल्स टू के डेल्टा एल, यानी कि फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो फाइनल लेंथ हमारे पास फर्स्ट केस में देख सकते हो 1.4 है, इनिशियल लेंथ हमेशा दोनों केसेस में एल नॉट ही रहेगी, पहले भी एल नॉट थी और बाद में भी एल नॉट ही है, ठीक है। तो यहाँ से अपन को टेंशन की वैल्यू पुट कर दी 5, के एज इट इज़ आ गया, एल की वैल्यू 1.4, एल नॉट ओरिजिनल लेंथ। दूसरे केस में टेंशन होगी 7, के एज इट इज़ आ गया, और लेंथ होगी 1.56 और एल नॉट की जगह एल नॉट आ गया। अब हम लोग इस इक्वेशन से के की वैल्यू निकाल लेते हैं दोनों को डिवाइड करके भी कर सकते हैं। के की वैल्यू हो जाएगी 5/1.4 माइनस एल नॉट, ठीक है, और यहाँ से के की वैल्यू हो जाएगी इससे 7/1.56 माइनस एल नॉट, ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करके आपके पास 1 मीटर आ जाएगा एल नॉट। यहाँ से सिर्फ मैथ्स ही है, कॉन्सेप्ट हो गया। एक सैटेलाइट है 1000 kg की, अर्थ के सरफेस, ये सरफेस है अर्थ का, वहाँ से 270 किलोमीटर की हाइट पे वो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही है। अर्थ का मास इतना है, अर्थ की रेडियस इतनी है, काइनेटिक एनर्जी बतानी है हमको इसकी सैटेलाइट की कितनी होगी। काइनेटिक एनर्जी होती है 12 mv², ठीक है। वेलोसिटी क्योंकि ये ऑर्बिट कर रही है तो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी √2 gme/r। आर क्या होता है, सेंटर से डिस्टेंस, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। तो ये v की जो वैल्यू है ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे v² में, तो ये रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा 12 mgme/re प्लस h, टोटल डिस्टेंस। ये जो r है ये टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो स्मॉल r की जगह लिख सकते हैं और e प्लस h। अब mgme/re सारी वैल्यूज़ गिवन है, पुट करेंगे 3 × 10⁻⁻10 जूल्स आंसर आ जाएगा। यहाँ चेक कर सकते हो सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं।